सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, एक नवीन विषय बिंदु के साथ मैं एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं। आज हम जिस विषय बिंदु की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है जानकारी के स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक कालक्रम का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कितने भागों में ये वर्गीकरण किया गया है और ये वर्गीकरण अगर हमने किया है तो इस वर्गीकरण का आधार क्या है। इस विषय बिंदु पर परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान में इतिहास क्या है इस विषय की एक संक्षिप्त और सारगर्भित समझ को विकसित करने का प्रयास किया था और उसी व्याख्यान के अंतर्गत हमने ये देखा था कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास विषय का एक एकेडमिक के रूप में प्रारंभ कहाँ से हुआ, या इतिहास की परंपरागत अवधारणा क्या है, आधुनिक अवधारणा क्या है। उसी क्रम में आज का मेरा ये दूसरा व्याख्यान है जो इतिहास विषय को समझने के लिए अति आवश्यक है। इतिहास विषय के अंतर्गत जैसा कि हमने देखा कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान के संदर्भ में रख कर के एक तोला जाता है और एक भविष्य के लिए एक पथ प्रदर्शन का ये कार्य है वो करता है। तो हम ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं को हम अलग अलग तरीके से हम विवेचित करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम ऐतिहासिक कालक्रम में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं या ऐतिहासिक कालक्रम का एक पूरा जो समय का एक कालखंड होता है उसे हम 3 भागों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं, इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐतिहासिक कालक्रम का वर्गीकरण करें तो ऐतिहासिक कालक्रम को 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। इसका पहला हम जिसे कहते हैं वो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में जो ये वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण के पीछे जो आधार रहा है वो इस विशेष कालखंड के बारे में कौन कौन से जानकारी के स्रोत हैं या किसी युग में कोई घटना घटित हुई है तो उस युग में घटित घटना का आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं या उस युग की जो ये घटना आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है तो उस घटना की जानकारी हमें किन स्रोतों के आधार पर मिली, इसी आधार पर हमने ऐतिहासिक कालक्रम का वर्गीकरण किया है। चूंकि ऐतिहासिक कालक्रम के अंतर्गत जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम ऐतिहासिक कालक्रम का वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल को अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त में समझना चाहें तो प्राग धन इतिहास यानी इतिहास से पहले का समय, इतिहास से पूर्ववर्ती समय वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। और प्रागैतिहासिक काल मानव के सभ्यता के इतिहास में, मानव सभ्यता के कालखंड में वह युग था जब मनुष्य पूरी तरह से असभ्य था। वो जंगलों में घूमता फिरता रहता था, इधर उधर भटकता रहता था। उसके जीवन में ना तो लिपि थी और ना लेखन था। तो लिपि और लेखन का अभाव जिस कालखंड में मिलता है, जिस कालखंड की घटनाओं के बारे में हमें किसी भी प्रकार का लिखित स्रोत नहीं मिलता या किसी भी प्रकार की लिपि का उस कालखंड में विकास नहीं हुआ हो, मानव सभ्यता के उस चरण को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जब हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उस कालखंड को रखते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो पाषाण काल है, मानव की सभ्यता की शुरुआत पाषाण काल से हुई है और उस मानव की सभ्यता का पाषाण काल है चूंकि वो ऐसा दौर था जब मनुष्य ने इस धरती पर प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश किया था। मनुष्य की सभ्यता की एक प्रकार से शुरुआत हुई थी। तो उस पाषाण युग को इस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में मानव की सभ्यता का वो प्रारंभिक दौर आता है जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं या जिसे हम प्रस्तर युग कहते हैं। अगर हम इस प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस काल के बारे में जो हमारे पास जानकारी आज उपलब्ध है उस जानकारी का सिर्फ एकमात्र आधार है और वो है पुरातात्विक स्रोत। इस पुरातात्विक स्रोत को हम थोड़ा बाद में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा जो सिर्फ हम केवल इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब इतिहास, ऐतिहासिक काल से पूर्व
पूर्ववर्ती समय है वो प्रागैतिहासिक काल आता है। और ये वो कालखंड था जिसमें मनुष्य के पास ना लिपि थी ना लेखन था, और जब लिपि और नहीं है तो लेखन तो हो ही नहीं सकता। तो लिपि और लेखन के अभाव में साहित्य का विकास भी नहीं होगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हमें लिखित साक्ष्य मिल ही नहीं सकते, और लिखित साक्ष्य अगर नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति उस काल के बारे में विवरण कैसे दे सकता है। तो इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो भी हमारे पास आज जानकारी उपलब्ध है वो केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर है। तो ऐतिहासिक कालक्रम का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है वो ऐतिहासिक कालक्रम का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में कहूं या अन्य देशों के इतिहास के संदर्भ में, विशेषकर हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो पाषाण युग है जिसे हम स्टोन एज बोलते हैं या जिसे हम प्रस्तर युग कहते हैं, वो पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब हम बातें करते हैं ऐतिहासिक कालक्रम के दूसरे वर्गीकरण की। दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत जिसे जो नामकरण किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा, उसको हमने कहा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास का ऐतिहासिक युग का प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक युग से जस्ट पहले की अवस्था, उसे हमने कहा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल मनुष्य के जीवन का वह कालखंड माना जाता है जिसमें मनुष्य ने लिखना पढ़ना तो उसे आ गया, जिसकी अपनी एक लिपि थी और लिखने की अपनी एक विशेष प्रकार की शैली थी, लेकिन वो लिखी गई उसकी लिपि और उसने अपने मन के भावों को किन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया, उन प्रतीकों को और उन मन के भावों को जो भी लिपि में उसने लिखित कार्य किया या लिखित रूप में जो भी उस काल के जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और जब अगर हमें भले ही लिपि का विकास हो गया और लेखन कला का विकास हो गया, अगर हम लिपि और लेखन कला को पढ़ नहीं सके हैं तो हमारे लिए ऐसे साहित्य का या ऐसे लिखित स्रोतों का क्या आशय है, कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आदि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल मनुष्य की सभ्यता का वह दौर था जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया था, जिसके बारे में लिखित स्रोत मनुष्य ने अपनी तरफ से तो छोड़ दिए थे, लेकिन उसकी लिपि और उसकी लेखन में क्या या किन प्रतीकों के माध्यम से कौन सा अर्थ निकलता है उसको आज तक हम नहीं पढ़ सके। अब जब हम नहीं पढ़ सके हैं तो आदि ऐतिहासिक काल में भी मनुष्य के बारे में या उस काल की घटनाओं के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में तो मनुष्य को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखना पढ़ना आया, लेकिन उसकी लिखाई और उसकी पढ़ावट या उसकी लेखन कला है या उसकी लिपि के अर्थों को हम समझ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल में एक मोटा अंतर क्या है, तो आदि ऐतिहासिक काल में तो मनुष्य को लिखना पढ़ना आता नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना आता था, लेकिन उसकी लिखाई को या उसने जो कुछ भी लिखित में जो छोड़ा है पुरातात्विक स्रोतों के रूप में उसे हम पढ़ नहीं सके। जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में वो पिक्टोग्राफिक लिपि थी, यानी कहने का मतलब चित्रात्मक लिपि थी, यानी भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया। ट्राइंगल का मतलब कुछ अलग होता था या चतुर्भुज के मतलब कुछ अलग होता था या गोल आकृति के रूप में कोई साइन था, तो वो उन लोगों की लिपि थी या उन लोगों के एक पर्टिकुलर साइन थे जो दर्शाते थे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन आज तक भी इतने सालों के बाद में भी उसके प्रतीकों को हम पढ़ नहीं सके। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमारी मिलती है वो पूरी की पूरी जानकारी हमें किससे मिलती है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से। तो हो सकता है कि जिस समय इस आदि ऐतिहासिक काल में जिसके अंतर्गत मैं हड़प्पा सभ्यता को रख रहा हूं और हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है, तो अगर हो सकता है कि जिस समय हमने हड़प्पा सभ्यता में जो भी चित्रात्मक की जो लिपि थी या उसमें 400 अक्षर तक जो बताए गए हैं उसमें प्रत्येक अक्षर का अगर हम मतलब समझ पाए और उससे जो भी पुरातात्विक जो सामग्री प्राप्त हुई और पुरातात्विक सामग्री पर जो कुछ भी लिखा गया अगर उसका मतलब हम निकाल पाए, तो हो सकता है कि आज तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी हमारा अध्ययन है, जो भी जानकारी है या जो भी हम समझ पाए हैं उसका कुछ अलग ही मतलब निकल जाए। तब हमारी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी अलग ढंग से होगी। लेकिन फिलहाल हम पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी के लिए हम डिपेंड हैं वो पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर ही डिपेंड है। तो मेरा कहने का तात्पर्य
तात्पर्य यह है कि मानव के ऐतिहासिक कालक्रम का प्रथम दौर है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसमें मनुष्य को लिखना पढ़ना आता नहीं था। आद्यैतिहासिक काल में मनुष्य ने इतना तो प्रयास किया कि लिखना पढ़ना आया, उसने स्थायी रूप से अपने गांव बसाए, लेकिन उसकी क्या लिखा है उसको आज तक हम समझ नहीं पाए। तो आद्यैतिहासिक काल में भी मनुष्य के जीवन के बारे में जो भी जानकारी मिल रही है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अब हम बात करते हैं तीसरा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो है जहां से वास्तव में इतिहास की शुरुआत मानी जाती है या ऐतिहासिक घटनाओं की शुरुआत मानी जाती है, जिसे हम ऐतिहासिक युग कहते हैं, हिस्टोरिकल एज है, उसकी शुरुआत को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। और ऐतिहासिक काल वो कालखंड था जिसमें जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। उस काल में जो व्यक्ति हुए उन व्यक्तियों ने अपने घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा, उन घटनाओं का प्रत्यक्ष में जो विवरण है वो भी हमारे पास उपलब्ध है, और उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों से, जिन साधनों से अपना गुजारा बसर किया वो भी आज पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, समकालीन व्यक्तियों के विवरण भी उपलब्ध हैं। क्योंकि इस काल में जो मनुष्य की जो लिखाई थी या लिपि थी, लेखन कला थी, उसको हम भलीभांति समझ पाए हैं। तो ऐतिहासिक काल में मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ या उस काल की कोई भी घटना हो उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे पास तीनों स्रोत उपलब्ध हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, समकालीन व्यक्तियों के विवरण। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा कि ऐतिहासिक कालखंड के जो मैंने 3 भागों में वर्गीकरण किया। प्रागैतिहासिक काल वो था जिसमें मनुष्य का जीवन पूरी तरह से असभ्य था, बर्बर था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता रहता था। लेकिन इस काल में मनुष्य में किसी भी प्रकार की लिपि और लेखन का अभाव इस काल में मिलता है। तो इस काल के बारे में जानकारी जो सिर्फ मिलती है हमें, वो मिलती है सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से। बात हम दूसरे वर्गीकरण की करते हैं। आद्यैतिहासिक काल मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया था, लेकिन उसकी लिखाई को क्या लिखा उसे हम समझ नहीं पाए हैं। तो इस काल के बारे में हमारे पास जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो ऐतिहासिक काल है। इसमें मनुष्य ने लिखना पढ़ना तो हमने देखा कि आद्यैतिहासिक काल में जान गया था, लेकिन इस काल की लिपि को हम भलीभांति पढ़ भी सके हैं, समझ भी सके हैं, और उस लिपि में लिखित साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध है। उस काल में जिन व्यक्तियों ने उस समय की घटनाओं को देखा, उन घटनाओं का विवरण भी प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐतिहासिक काल में जो भी कुछ घटित हुआ उसके बारे में जानकारी के लिए तीनों साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, और समकालीन व्यक्तियों के विवरण भी है। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किन चीजों को शामिल किया जाता है, या साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं, या समकालीन व्यक्तियों के विवरण से आपका तात्पर्य क्या है। क्योंकि जब तक हम पुरातात्विक स्रोतों का मतलब नहीं समझ पाएंगे, या साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य नहीं समझ पाएंगे, या समकालीन व्यक्तियों के विवरण से यहाँ क्या आशय है, तब तक ऐतिहासिक कालक्रम का जो ये 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है उसको हम पूरी तरह से ठीक तरीके से हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो या कोई भी घटना घटी हो, तो उस व्यक्ति या घटना के बारे में हमें जानकारी के लिए अलग अलग स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर वो घटना अतीत में घटी हुई है, काफी लंबे समय पहले घटित हुई है, या हम कहें कि आपसे कुछ समय पहले भी घटित हुई है, तो उस तथ्य या घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी हमें मुख्य तौर पर 3 स्रोतों से मिलती है। प्रथम स्रोत तो पुरातात्विक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब वो भौतिक वस्तु है जिसका मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करता है, और वो हमें भौतिक रूप में उपलब्ध हो जाती है, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है उस युग विशेष में रह रहे व्यक्तियों ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उनको लिख दिया, दर्ज कर दिया किताबों में, या अपने द्वारा कोई ग्रंथ की रचना कर दी, उस घटना का उन्होंने विवरण दे दिया। तो हम अपने दैनिक जीवन की भी बात करें तो किसी भी तथ्य, घटना हो या व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, समकालीन या युगीन व्यक्तियों के विवरण अथवा दृष्टांत। अगर हम किसी जानकारी के लिए किसी एक ही स्रोत के माध्यम से बात कर रहे हैं, तब हमारी उस जानकारी में उस तरह की सत्यता नहीं होती जिस तरह की सत्यता में होनी चाहिए।
चूंकि प्रत्येक प्रकार की चीज का घटना के लिए हमें अधिक से अधिक स्रोतों पर निर्भरता होना आवश्यक है, और अधिक से अधिक स्रोत अगर किसी घटना की पुष्टि करते हैं तो इसका मतलब है वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत किसी घटना की पुष्टि कर रहे हैं और साहित्यिक स्रोत या समकालीन युगीन व्यक्तियों के विवरण उस घटना के बारे में मौन है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में शंका या भ्रम पैदा होती है कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत है वो अपने आप में मौन रहता है। व्यक्ति की जिस प्रकार से उसने उन पुरातात्विक स्रोतों का विश्लेषण किया है, जिस प्रकार से उनकी खुदाई हुई है, जिस प्रकार से वो अनुसंधान हुआ है, उसी के आधार पर उसकी समझ विकसित होती है। लेकिन अगर कोई एक घटना है, एक घटना का एक चश्मदीद है और उसी घटना की अगर 5 व्यक्ति पुष्टि करते हैं तो ये मान लेते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा ही किसी तथ्य, व्यक्ति या घटना के बारे में जानकारी के संदर्भ में कहा जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी तथ्य, घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी लें तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संभव स्रोत होने चाहिए। और जानकारी के इन्हीं स्रोतों को मैंने 3 भागों में कैटेगराइज किया है, इनका वर्गीकरण किया है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, समकालीन या युगीन व्यक्तियों के विवरण अथवा दृष्टांत। अगर इन तीनों के माध्यम से किसी एक ही घटना की पुष्टि होती है तो इसका मतलब वो घटना घटित हुई है और उस घटना के प्रति हमारा विश्वास है वो स्थापित हो जाता है। अब हम बातें करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत, कि पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं। अगर आप इस पुरातात्विक स्रोत के एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर गौर करें, जैसे पूरा, पूरा का मतलब पहले का, तात्विक, तत्व से पूरा, तत्व प्लस एक प्रत्यय इसके अंतर्गत लगा हुआ है। पूरा का मतलब पूरा पहले की कोई घटना घटित हुई है, उस घटना के बारे में जानकारी देने वाले एक ऐसे स्रोत जिनकी भौतिक रूप से उपलब्धता हो जाए, जिसको हम या जमीन के नीचे जो दब गए हों क्योंकि काफी लंबे समय पहले कोई घटना घटित हुई, और उस घटना के बारे में ऐसे भौतिक अवशेष जिसको मनुष्य ने अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किया, या मनुष्य के भौतिक रूप से जिनकी उपलब्धता हो, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य के द्वारा भौतिक उपयोग में ली गई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अथवा कलाकृतियां जो मनुष्य ने अपने हाथ से बनाई है, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाकृति यानी हाथ से बनी हुई चीजें, जैसे ज्वेलरी है, ज्वारात है, या मिट्टी के कोई खिलौना गाड़ियां हैं, या हाथ से बनी हुई और भी चीजें हैं, या तरह तरह के मिट्टी के बर्तन हैं, स्मारक है। स्मारक में अलग अलग प्रकार के आते हैं, रहने के लिए स्मारक हो, या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए स्मारक हो, या आमोद प्रमोद के लिए कोई स्मारक बनाया गया हो, या कहीं ब्रिज बनाई गई हो, कहीं सड़क हो। अभिलेख, अभिलेख यानी किसी घटना को आम जनमानस को सूचना देने के लिए कहीं जो शब्दों में या अक्षरों में जो दर्ज कर दिया जाता है उसे अभिलेख कहा जाता है, और सिक्कों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वो भौतिक वस्तुएं शामिल की जाती है जैसे मनुष्य ने सीधा इस्तेमाल किया है, और जिनको आज हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी एक लंबे समय के कालक्रम में वो जमीन के नीचे दब गई, और जब उनका उत्खनन हुआ, उनका अन्वेषण हुआ, तो वो चीजें मनुष्य को उपलब्ध हो गई। इसके अंतर्गत अलग प्रकार की हस्तशिल्प की कलाकृतियां भी हैं, अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी है, अलग अलग प्रकार की स्मारकीय संरचनाएं भी शामिल हैं, और अभिलेख भी इसके अंतर्गत आते हैं, और सिक्के हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आप जब भी बात करें कि पुरातात्विक स्रोत में जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है अभिलेख की। अभिलेख का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसा लिख करके छोड़ दिया जाए जिससे कि वो एक व्यापक जन समूह को वो एक सूचना या संदेश देने का कार्य करे। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं से गुजरते हैं या किसी भी आप बिल्डिंग के सामने जाते हैं तो एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ होता है जो उस बिल्डिंग के बारे में सूचना देता है। चूंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और अगर आप बाहर से आए हैं और आपको इंस्टीट्यूट का पता करना है और बाहर आकर के खड़े हो गए तो उस इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिखा हुआ होता है, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट का कोई कर्मचारी तो आपको वहां पर दरवाजे पर मिलेगा नहीं कि साहब ये ही इंस्टीट्यूट है क्या वो, तो उन्होंने तो वो जो लिख करके जो छोड़ दिया उसे हम कहते हैं अभिलेख। आपने कई बार देखा होगा कि आप रोड पे यात्रा कर रहे हैं और आपने अपनी यात्रा कहीं से प्रारंभ की और आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, तो जगह जगह आपको बड़े बड़े एक
धातु की चादरों पर या पट्टिकाओं पर कुछ लिखा जाता है और कहा जाता है कि ये स्थान इससे इतनी किलोमीटर दूर है, तो वो जो लिखा गया है उसे ही हम कहते हैं अभिलेख। या आपको लगता है कि आपने कभी आपके संस्थान में प्रवेश किया होगा कि सरस्वती की, आपको क्योंकि विद्या का मंदिर है तो स्वाभाविक है सरस्वती की प्रतिमा वहां पर मिलती है, और सरस्वती की प्रतिमा के नीचे या आपने आपके महाविद्यालय हो या स्कूल हो कहीं भी आपने एंट्री किया हो तो कहीं ना कहीं उसमें एक शिलापट्ट भी लिखा हुआ होता है कि इसका शिलान्यास कब किया गया, या इसकी नींव कब रखी गई, या इस सरस्वती की प्रतिमा को कब स्थापित किया गया, उस समय इसके प्राचार्य कौन थे या अध्यक्ष कौन थे या कोई मंत्री आया, उन सारी बातों का दर्ज होता है। तो आपके लिए वो एक अभिलेख का काम करती है ताकि आपको ये जानकारी ऑटोमेटिक मिल जाए, क्योंकि वो जानकारी एक लंबे समय तक जन समुदाय को जानकारी देने के लिए अभिलेखों का निर्माण किया जाता है। अभिलेखों की ये अलग बात है कि प्रारंभ में जो अभिलेख है वो ताड़ के पत्रों पर लिखे जाते थे, फिर धातु की चादरों पर लिखे गए, मंदिर की दीवारों पर लिखे गए, शिलापट्टों पर वो उत्कीर्ण किए गए। तो अभिलेख तरह तरह के हो सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जब भी हम बात करें, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ लिया जाता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं शामिल की जाती। तो हम जब भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बात करें, जो भी मनुष्य ने अपने हाथ से बनाई है वो हस्तशिल्प कलाकृतियां, वो भी सारी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती है। अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन है, ज्वेलरी है, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। अलग अलग प्रकार की स्मारक संरचना है, ये भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। और अभिलेख की हमने अभी बात की ही है, वो भी इसी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। और सिक्के, क्योंकि अलग अलग युगों में आर्थिक विनिमय का जो माध्यम है वो ज्यादातर रहे हैं सिक्के। सिक्के किसी काल विशेष में अपने रूप में और अपने स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन उन सिक्कों से आर्थिक जीवन की झलक मिलती है, उस काल के शासक के बारे में जानकारी मिलती है, उस काल के लोगों की धार्मिक वृत्ति का पता चलता है कि लोगों का झुकाव किस प्रकार से था, और लोगों के धातु संबंधी ज्ञान के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत की जब भी आपसे कोई बात करें या एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन सी चीज है या कौन से तथ्य को शामिल नहीं किया जाता, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि भौतिक उपयोग में जो भी वस्तुएं काम में ली जाती है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हस्तशिल्प कलाकृतियां, मृदा बांड, स्मारक, अभिलेख, सिक्के आदि सभी को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, जब लिपि और लेखन कला का विकास हुआ और लिपि और लेखन कला के विकास के फलस्वरूप किसी युग विशेष की घटनाओं को जब दर्ज किया गया, तो उन युग विशेष की घटनाओं का लिखित में जो विवरण है उसे हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन साहित्यिक स्रोत किसी भी घटना के बारे में लिखा गया, उसे लिखने के दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अगर धर्मनिष्ठ किसी व्यक्ति ने लिखा है या धर्म से अनुप्राणित होकर के, धर्म से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति ने किसी घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई विवरण दिया है, तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। अगर धार्मिक व्यक्ति है तो उसने धार्मिक दृष्टिकोण से अपनी बातों को रखा होगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वास्तव में उस घटना का सटीक विवरण देना है, जो किसी धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसका वो यथापरक मूल्यांकन करता है, तो उसे हम गैर धार्मिक श्रेणी में रख देते हैं। तो साहित्यिक स्रोत को भी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें, किसी तथ्य या घटना के बारे में जानकारी लें या उसे प्राप्त करें, तो हमें देखने की आवश्यकता है कि जिस साहित्यिक स्रोत को हम माध्यम बना रहे हैं किसी घटना के बारे में जानकारी के लिए, तो वो जानकारी, वो जो साहित्यिक स्रोत है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्या वो धार्मिक स्रोत है या गैर धार्मिक स्रोत है। क्योंकि धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत दोनों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, दोनों की अपनी खूबसूरतियां होती हैं, दोनों की अपनी कमियां होती हैं, त्रुटियां होती है। उसी आलोक में हमें उन घटनाओं को देखने की आवश्यकता है। और उसी संदर्भ में अगर हम जब तक धार्मिक और गैर धार्मिक का अंतर नहीं समझ पाएंगे, जिस व्यक्ति ने उस साहित्यिक रचना की है उसके मंतव्य को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उस घटना का सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते। तो साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक का मतलब जो कि किसी धर्म की परिधि से परे रह करके लिखा गया हो किसी घटना के बारे में, और धार्मिक का मतलब जो धर्म से अनुप्राणित होकर के कोई बात लिखी गई हो। जहां धार्मिक स्रोत का संबंध किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि और उसके प्रचार प्रसार से होता है। जैसे हम कहें कि अगर हेनसांग आया, हेनसांग चूंकि हर्षवर्धन के समय आया, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हेनसांग बौद्ध धर्म निष्ठ व्यक्ति था और उसने हर उस घटना का, हर उस व्यक्ति का, हर उस तथ्य को उसने अपनी लेखनी में शामिल किया जिसका संबंध बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि और प्रचार प्रसार से था।
और जो भी घटना या तथ्य या व्यक्ति जो कि बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि के प्रचार प्रसार में सहायक नहीं था, उसको उन्होंने नजरअंदाज किया या उनके प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि रखी। भले ही वो घटना उस समय तार्किक रही होगी, लेकिन चूंकि हेन सांग है वो धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ हेन सांग की आलोचना करना नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हेन सांग के जब भी विवरण के आधार पर हेन सांग ने भारत के बारे में, एक 7वीं शताब्दी में आया हुआ एक चीनी बौद्ध यात्री था जो बौद्ध धर्म स्थानों की तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए आया था। तो उस आदमी का, उस तीर्थ यात्री का एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा करना है, बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि के प्रचार प्रसार के लिए उसको वहां से सकारात्मक सामग्री मिल सकती थी। जो भी सामग्री इसके मार्ग में बाधक थी उसकी उसने आलोचना की और जो भी उसकी अभिवृद्धि में सहायक थी उसके प्रति उसने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब भी हम धार्मिक व्यक्ति के साहित्य को किसी भी जानकारी का आधार बनाए तो हमें उस दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। वहीं गैर धार्मिक साहित्य का उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को धर्म से इधर मानवीय दृष्टिकोण से देखने का, जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसका प्रयास ये रहता है कि उसको उसी रूप में दर्शाया जाए। लेकिन गैर धार्मिक साहित्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। गैर धार्मिक साहित्य प्रशस्ति परक भी हो सकता है या किसी स्वामी के अधीन रह करके भी लिखा गया हो सकता है। तो उस गैर धार्मिक साहित्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, जैसे वेद, रामायण, महाभारत, त्रिपिटक, पुराण, बौद्ध धर्म ग्रंथ आदि रचनाएं, जैनों की रचनाएं वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं, जबकि कालिदास की रचनाएं या बाणभट्ट की रचनाएं आदि गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब हम बात करें कि समकालीन अथवा युगीन व्यक्ति के विवरण अथवा दृष्टांत से हमारा क्या तात्पर्य है। समकालीन और युगीन व्यक्ति का विवरण अथवा दृष्टांत का तात्पर्य हमारे समक्ष है वो ये है कि किसी घटना का प्रत्यक्षदर्शी हो या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के समकालीन कोई व्यक्ति है जो उस युग में रह रहा है और जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित किसी घटना का जिक्र किया जा रहा है उसने उसके साथ कुछ समय गुजारा हो या उसके दरबार में रहा हो या उसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ हो या उसके समय के कालखंड में वो जीवित रहा हो। उस व्यक्ति के द्वारा जो भी अगर विवरण निष्पक्ष रूप से दिया गया है तो वो ज्यादा प्रामाणिक होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से उन घटनाओं को देखा है। जैसे हम कहें कि अगर आज हम करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगस्थनीज ने जो देखा, वो आज हम जो खड़े होकर के जो प्रेडिक्शन करते हैं वो मेगस्थनीज का विवरण ज्यादा प्रामाणिक दिखता है। हालांकि हो सकता है कि मेगस्थनीज के विवरण की भी कुछ सीमाएं हों, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस युग के व्यक्ति को देखता है, उस युग में कोई समकालीन व्यक्ति ने अपनी बातों, अपनी लेखनी में उन बातों को शामिल किया है, तो उस व्यक्ति के विवरण की भी अपना एक अहमियत है किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। जैसे आपके बारे में कोई जानकारी लेना है और आपका जो फ्रेंड है, आपके क्लासमेट है या आपके गुरुजन है, वो ज्यादा प्रामाणिक जानकारी दे सकते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में जिनकी जितनी उनको समझ है। हालांकि हो सकता है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कोई जानकारी दी जाए, लेकिन ये एक बात है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने उस कालखंड को देखा होगा, और हम चूंकि अगर युगीन व्यक्ति ने भी कोई बात कही है या समकालीन व्यक्ति ने जो जिस कालखंड में रहा है उसने किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कही है, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति ने जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के जानकारी दी है उस अकेले उसकी जानकारी पर निर्भर नहीं रह रहे हैं। हम दूसरे उसी के समकालीन दूसरे साहित्यिक स्रोतों में अगर उसी घटना का उस रूप में जिक्र है, पुरातात्विक स्रोत भी उसी रूप में उसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो हमारा उस घटना के प्रति विश्वास है वो स्थापित हो जाता है। और अगर पुरातात्विक स्रोत है या अन्य समकालीन जो साहित्य है वो समकालीन और युगीन व्यक्ति के विवरण से इतर मत रखते हैं, तो इसका तात्पर्य हम निकाल सकते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त रह करके इस युगीन व्यक्ति ने अपने ऐतिहासिक व्यक्तित्व का सही विवरण नहीं दिया। तो चूंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी हम किसी भी तथ्य घटना की बात करें तो हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और समकालीन या युगीन व्यक्ति के विवरण से एक प्रकार का अगर बैलेंस स्थापित हो जाता है तो वो घटना या तथ्य है वो सत्यता के ज्यादा निकट प्रतीत होता है। तो हम बात कर रहे थे कि युगीन व्यक्ति के विवरण अथवा दृष्टांत, अगर जैसे हम बात करें कि महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी के साथ जो निकटता से जुड़े हुए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और 1947 से 64 तक वो भारत के विदेश मंत्री भी रहे। और उन्होंने गांधी जी ने नेहरू के प्रति अपना ट्रस्ट भी दर्शाया, स्थापित किया। तो गांधी जी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने जो कुछ भी लिखा है
वो आज जैसे अपन बात करें या किसी शिक्षक के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा कुछ किताबों को पढ़ करके अगर गांधी और नेहरू के बारे में कुछ कहा गया है, कुछ लिखा गया है, तो वो इतना प्रामाणिक नहीं है जितना महात्मा गांधी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लेखनी में लिखा या अपने पत्रों के माध्यम से जो कुछ भी लिखा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने गांधी जी के साथ कदम ताल मिला करके या गांधी जी के साथ हर मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया और गांधी जी के विचारों से वो प्रभावित भी थे। हालांकि कुछ बातों में वो असहमति भी रखते थे, लेकिन गांधी जी को अच्छी तरह से अगर समझना है तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने जो लिखा क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस गांधी जी के दौर के थे और उन्होंने गांधी जी के बारे में जो भी विवरण दिया वो ज्यादा प्रामाणिक साबित हो सकता है आज की हमारी विवेचना से। हाँ, हमारा ये हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी के प्रति विशेष अनुराग रहा हो। मैं सिर्फ आपको दृष्टांत दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वास्तव में विशेष अनुराग था, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू का हो सकता है कि गांधी जी के प्रति विशेष अनुराग हो और उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हो। लेकिन हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, कि समकालीन व्यक्तियों के विवरण के साथ साथ उस समय के समकालीन साहित्यिक स्रोत या अन्य युगीन व्यक्तियों के विवरणों में भी अगर वो बात है तो हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के बारे में जो कुछ भी लिखा वो ज्यादा प्रामाणिक था। और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के साथ एक लंबा समय बिताया, तो हम ये मान करके चलते हैं कि महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने काफी लेटर्स भी लिखे, उसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में ज्यादा प्रामाणिक जानकारी आज के दौर से ज्यादा मिलती है। तो आज हमने ये देखा कि ऐतिहासिक कालक्रम है उसको किस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया। ऐतिहासिक कालक्रम को एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, 3 भागों में बांटा हमने, पुरातात्विक स्रोत, आदि ऐतिहासिक काल और इसके बाद में ऐतिहासिक काल। जिस ऐतिहासिक काल की हमने बात की उस ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 बीसी से मानी जाती है। 600 बीसी ये वो दौर था जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का इस धरा पर आविर्भाव हुआ, या महाजनपद काल का दौर ये शुरू होता है। और यही वो कालखंड था जिस कालखंड के बारे के बाद से समय से और आज तक हमारे पास जानकारी के लिए तीनों स्रोत बहुतायत में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने पुरातात्विक स्रोतों को समझने का प्रयास किया। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम किन को शामिल करते हैं और समकालीन युगीन व्यक्ति के विवरण से हमारा क्या तात्पर्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का हमारा ज्ञान है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।